सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। पार्टी के तमाम नेता सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह कई बार कह चुके हैं कि सीबीआई जबरदस्ती बयान लेकर कार्रवाई कर रही है। हालांकि संजय सिंह ने अब तक अपने आरोपों को साबित नहीं किया है और न ही कोर्ट में कोई सबूत दिया है। वहीं कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। वहीं अब यूपी में भी संजय सिंह को योगी सरकार से डर लगने लगा है और उनके नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। क्या है खबर और क्यों संजय सिंह को लगा योगी आदित्यनाथ से डर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल योगी सरकार के एनकाउंटर नीति से संजय सिंह घबरा गए हैं, लेकिन संजय सिंह को ये समझना होगा कि एनकाउंटर उन माफियाओं का होता है जो माफिया राज को बढ़ावा देते हैं और पुलिस प्रशासन को चैलेंज करते हैं। ऐसे में संजय सिंह एनकाउंटर की बात क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। दरअसल आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में कहा कि अगर बीजेपी सरकार में राजनीति करनी है तो एनकाउंटर के लिए और लाठी खाने के लिए तैयार रहिए। किसी भी वक्त फर्जी मुकदमा लिखवाने और जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए। उन्होंने कहा कि अगर इतना जोखिम उठाकर राजनीति करने का साहस रखते हैं तो बीजेपी की सरकार में राजनीति करिए। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर संजय सिंह ने ये कहा कि बीजेपी सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष का गला दबाकर नफरत की राजनीति को आप स्वयं बढ़ाएंगे तो अब जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। उसने कर्नाटक से आपको जवाब देने की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर संजय सिंह ने कहा कि 2024 में भारत जैसे देश में स्पष्ट बहुमत किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं आएगा यदि भारतीय राजनीति की सच्चाई है। 2024 में कोई ना कोई गठबंधन सामने जरूर आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी? उन्होंने भी एनडीए बनाकर चुनाव लड़ा था। भारत जैसे देश में अब स्पष्ट बहुमत किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं आ सकता, इसीलिए 2024 में कोई ना कोई संगठन सामने जरूर आएगा। आपको बता दें, कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई ने हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने कहा कि चरणप्रीत सिंह हवाला संचालकों से पैसा इकट्ठा कर रहा था और पार्टी के 2022 गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान किए गए खर्चों के लिए इसे आगे वितरित कर रहा था। वहीं इससे पहले सीबीआई ने अरविंद कुमार सिंह नाम के एक मीडिया अधिकारी को कथित तौर पर 17 करोड़ रुपए शैरियट मीडिया को स्थानांतरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसने गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए बाहरी विज्ञापन अभियान को संभाला था। इन गिरफ्तारियों के बाद भी संजय सिंह ने सीबीआई और ईडी पर निशाना साधा था। संजय सिंह सीबीआई और ईडी पर तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी दाल नहीं गल रही। आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट से जमानत न मिलना संजय सिंह के बयानों पर कई सवाल खड़े करता है। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता चला जा रहा है। कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक चैनल के वरिष्ठ कर्मचारी और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया। वहीं पहले से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही। वहीं पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। कथित शराब घोटाले के अलावा आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नए घर को लेकर भी सवालों के घेरे में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेनोवेशन कराने का मुद्दा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर लगातार निशाना साधते जा रहे हैं और अब बीजेपी दिल्ली विधानसभा में भी केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेरने का प्लान बना रही है। केजरीवाल के बंगले पर हुए खर्च के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई है। आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के विधायक अजय महावर ने विशेष सत्र बुलाने के लिए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को चिट्ठी तक लिख दी है। इस चिट्ठी में भाजपा विधायक ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा उनके शीश महल को बनाने में खर्च 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया गया है। बंगले के रेनोवेशन में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार है, जिससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस चिट्ठी में विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कम से कम 2 दिन का विशेष सत्र बुलाएं। आपको बता दें, अजय महावर गोंडा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के दिल्ली स्थित आवास को लेकर बीजेपी ने पहले से ये आरोप लगाए थे कि जिस वक्त दिल्ली में कोरोना वायरस ने त्राहिमाम मचा रखा था, उस वक्त दिल्ली सरकार के मुखिया अपने आवास का रेनोवेशन करवा रहे थे। बीजेपी ने दावा किया था कि रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस दौरान वियतनाम से मार्बल्स मंगाए गए। घर में करोड़ों रुपए के पर्दे लगवाए गए और लाखों रुपए के टॉयलेट भी बनवाए गए।
दूसरी तरफ इस पूरे मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासनिक शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अहम आदेश आने के बाद अब केजरीवाल सरकार ने एलजी द्वारा अफसरों को दिए गए अपने निर्देशों पर कार्यवाही करने से रोक लगा दी। बंगले के मुद्दे की जांच कर रहे विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यालय में बंगले की जांच को लेकर रखी हुई फाइलों से भी छेड़छाड़ की गई है। कर्नाटक में चुनाव परिणाम के बाद उपजा सियासी नाटक थम गया है। परिणाम आने के 5वें दिन कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का चुनाव सिद्धारमैया के तौर पर किया गया है। वहीं डीके शिव कुमार राज्य के इकलौते डिप्टी सीएम होंगे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक के संकट मोचक और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जनक 10 जनपद के करीबी डीके शिव कुमार को सीएम पद नहीं दिया गया। आखिर क्यों शिव कुमार पर यह कहावत सटीक साबित हुई कि हाथ तो आया लेकिन मुंह को नहीं लगा? क्या कारण रहा कि शिव कुमार सीएम पद से दूर हो गए? तो कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी के एक फैसले की वजह से डीके शिव कुमार सीएम की रेस से पिछड़ गए। पीएम मोदी के उस फैसले की वजह से कांग्रेस आलाकमान डीके शिव कुमार को सीएम बनाकर जोखिम लेना ठीक नहीं समझ रही। तो करते हैं चर्चा उन कारणों की इस खास रिपोर्ट में। दरअसल कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद सीबीआई के नए बॉस के ऐलान के साथ ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। राजनीतिक विश्लेषक सीबीआई चीफ के तौर पर प्रवीण सूद की नियुक्ति को डीके शिव कुमार से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते तो सीबीआई एक बार फिर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच तेज कर सकती थी। इसमें सीबीआई के नए प्रमुख की भूमिका अहम होती। ऐसे में डीके शिव कुमार के सीएम बनते ही अगर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां डीके के पीछे लग जाती या पूछताछ करती या गिरफ्तार कर लेती तो कांग्रेस की किरकिरी होती और सरकार भी उलझ जाती। इससे ये संदेश जाता कि कांग्रेस ने एक करप्ट आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजनीतिक गलियारों में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री न बनाए जाने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। सीबीआई के नए प्रमुख प्रवीण सूद का डीके शिव कुमार से 36 का आंकड़ा है। डीके शिव कुमार ने एक बार सीबीआई के नए प्रमुख प्रवीण सूद को नालायक तक कह डाला था। बात 14 मार्च 2023 की है, जब शिव कुमार ने पत्रकारों से कहा था कि कर्नाटक के डीजीपी नालायक हैं और वो इस पद के लायक नहीं है। 3 साल हो गए और कितने दिन बीजेपी के कार्यकर्ता बने रहेंगे? उनकी ड्यूटी और आचरण को लेकर हमने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। शिव कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब ठीक 2 महीने बाद कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और रिजल्ट के एक दिन बाद ही कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। डीके शिव कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी समेत 19 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 8 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी चार्जशीट पहले ही पेश कर चुकी है। वहीं सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच कर रही है। साल 2017 में डीके शिव कुमार और उनके सहयोगियों पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की आयकर चोरी का आरोप भी लगा था। वहीं डीके शिव कुमार जेल भी जा चुके हैं और इस बार अगर डीके शिव कुमार सीएम बनते और उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई करती तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की काफी फजीहत हो जाती। ऐसे में डीके की जगह सिद्धारमैया को सीएम पद देकर कांग्रेस ने सेफ गेम खेला है, क्योंकि सिद्धारमैया की सबसे खास बात उनकी क्लीन इमेज होनी है। उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। राजनीति में ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सिद्धारमैया के पास ज्यादा विधायकों का समर्थन था। इसके अलावा सिद्धारमैया कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग में फिट बैठते हैं। सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से आते हैं और वोट बैंक की बात करें तो लिंगायत का आबादी प्रतिशत 17% यानी कि सबसे ज्यादा है। वहीं इसके बाद वो कालिका 14% के साथ दूसरी, मुस्लिम वोट बैंक 12% के साथ तीसरे और कुरुबा 9% वोट बैंक के साथ चौथे नंबर पर काबिज है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कुरुबा समुदाय के वोटों पर मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में अपनी कूटनीतिक कदमों के लिए तो जाने ही जाते हैं, वहीं वो अपने फैसलों से अक्सर सबको चौंकाते भी रहे हैं। कई बार तो वो ऐसे फैसले लेते हैं कि उनकी कैबिनेट के सहकर्मियों को भी नहीं पता होता है कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। देश की राजनीति में इतिहास के नए स्तंभ गढ़ने वाले पीएम मोदी को राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए भी जाना जाता है और उनके फैसलों में इसकी झलक भी देखने को मिलती है। वहीं पीएम मोदी के इस फैसले से कांग्रेस की नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि इसका सियासी असर आने वाले समय में दिख सकता है। गुरुवार को देश सोकर उठा ही था, तब तक देश की सरकार में एक बड़ा बदलाव हो गया और नई सुबह के साथ ही देश को नया कानून मंत्री भी मिल गया। कानून मंत्री रहे किरण रिजिजू को हटाकर पीएम मोदी ने अपने अर्जुन को कानून मंत्री का पद दे दिया। आखिर क्यों बढ़ा अर्जुन राम मेघवाल का कद, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट में मामूली फेरबदल किया है।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटाकर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है, जबकि उनके मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा गया है। मेघवाल पहले से ही संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। अब अचानक उनके कद में बढ़ोतरी के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। सिर पर पगड़ी बांधकर साइकिल से सांसद पहुंचने वाले मेघवाल राजस्थान में बीजेपी के दलित चेहरा है। उन्हें वर्ष 2013 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिल चुका है। इस साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि उन्हें प्रमोशन देकर मोदी सरकार और बीजेपी ने राजस्थान में दलित मतदाताओं को साधने और उनके बीच दलित हितैषी होने का दांव चला है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। इनमें से 34 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राजस्थान में दलित मतदाता परंपरागत रूप से बीजेपी का ही वोट बैंक रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव को देखें तो आंकड़े बताते हैं कि जिस दल ने एससी और एसटी सीटों पर कब्जा जमाया है, राजस्थान में उसी की सरकार बनी है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का 17.83% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 13.48% है, यानी राज्य में 31% से ज्यादा दलित वोटरों की आबादी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मेघाल का प्रमोशन कर बीजेपी ने राजस्थान के दलित मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का असर इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षी दलों ने भी ये मान लिया है कि मोदी को अकेले टक्कर दे पाना उनके बस की बात नहीं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर कोई भी सियासी दल सपने में भी नहीं सोच रहा कि मोदी को वो अकेले हरा देंगे। सभी विपक्षी दल एक सुर में ये कह रहे हैं कि मोदी के सामने सबको एक साथ आकर लड़ना होगा। बिना विपक्षी एकता के मोदी से मुकाबला करना संभव ही नहीं है। ऐसे में अगले साल यानी 2024 की चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी में है, लेकिन क्षेत्रीय विपक्षी दलों ने कांग्रेस की नींद उड़ाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल जो फॉर्मूला दे रहे हैं कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। विपक्षी दल कांग्रेस को जो फॉर्मूला दे रहे हैं वो कांग्रेस ने मान लिया तो पार्टी हर राज्य में गायब हो सकती है। दरअसल ममता बनर्जी के विपक्षी दलों की एकता को लेकर दिए गए बयान पर अब अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। विपक्षी एकता को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर और विभिन्न राजनीतिक दल इसका रास्ता निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। जहां भी कोई पार्टी मजबूत होगी उन सभी जगहों पर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का समर्थन करने की बात पर कहा कि कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते पश्चिम बंगाल में मेरा समर्थन करें। जहां भी कांग्रेस अपनी अपनी 200 सीटों पर मजबूत है, हमें जो गणना की है उन्हें लड़ने दे, हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा। अगर मैं कर्नाटक में आपका समर्थन करती हूँ लेकिन आप बंगाल में मेरे खिलाफ लड़ते हैं तो ये नीति नहीं होनी चाहिए। यदि आप कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ क्षेत्रों में त्याग भी करना पड़ेगा। ये कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला फॉर्मूला है जो कर्नाटक में जीत के बाद जोश में है। कांग्रेस पहले भी साफ कर चुकी है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विपक्ष के गठबंधन का नेता उनकी पार्टी से होगा। जब भी विपक्ष गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठता है तो कांग्रेस का स्पष्ट जवाब रहता है कि कांग्रेस के नेतृत्व के बिना ये नहीं हो सकता। अखिलेश यादव का फॉर्मूला कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व भले कांग्रेस का हो, लेकिन जिस राज्य में लड़ रहे हैं वहां की सबसे मजबूत पार्टी के हाथ में वहां का नेतृत्व होना चाहिए। मतलब गठबंधन तो एक रहे लेकिन नेता अनेक बनाए जाएं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेता रहें। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होती तो गठबंधन के लिए बात बननी मुश्किल है। इसके लिए तैयारी होती है तो यूपी, बंगाल जैसे राज्यों में उसे अखिलेश और ममता की तरफ से दी गई कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस की चिंता यह है कि वो अपने नेताओं को जोड़कर पार्टी में कैसे रख सकें, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसके नेता आलाकमान को झटका देकर दूसरे दलों का दामन थामते रहे हैं या अपनी नई पार्टी बनाकर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी से लेकर कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस को झटका देकर अपनी सियासी पार्टी बनाई है, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा और ये सिलसिला अभी जारी है। कांग्रेस जो कि देश की ओल्ड ग्रैंड पार्टी है, उसके भीतर उत्तर से लेकर दक्षिण तक जूतम पेजार मची हुई है।
दक्षिण के द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में बम्पर जीत के बाद भी कांग्रेस प्रदेश के लिए नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए पार्टी में घमासान मचा है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच सीएम पद को लेकर काफी उठापटक दिखी और अब भी दोनों नेताओं के बीच घमासान जारी है। वहीं कांग्रेस राजस्थान में प्रदेश से दो बड़े नेताओं की अदावत के बीच फंसी हुई है। साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। अगर 2024 के नजरों से देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से लोकसभा की 50 से ज्यादा सीटें आती हैं, लेकिन राजस्थान में पहले से ही आपसी फूट के कारण पेच फंसा हुआ है। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के भीतर भागदौड़ मची हुई है। क्या है खबर, आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। मुरैना की अंबाह विधानसभा से पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखवार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वो बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें, सत्यप्रकाश सखवार बीएसपी से विधायक रहे हैं। वर्तमान में सत्यप्रकाश सखवार कांग्रेस के नेता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। आपको बता दें, सत्यप्रकाश सखवार अंबाह विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज, बीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही चंबल ग्वालियर पर नजर है। सत्यप्रकाश अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं जो दलित वर्ग से आते हैं। ऐसे में दलित वर्ग को लेकर यह बीजेपी का बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सत्यप्रकाश सखवार ने कहा कि कांग्रेस में कोई संगठन नहीं है, न कोई दल है और ना ही कोई नेता। कांग्रेस गुटों की पार्टी है, अपने अपने गुटों में बटी हुई है। मैं चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा था मुझे हरवाया गया है, कांग्रेस के नेताओं ने भी मुझे हरवाया है। तो देखा आपने कैसे सत्यप्रकाश ने बीजेपी में आकर कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी। हालांकि ये सब जानते हैं कि कांग्रेस लगभग हर राज्य में गुटों में बटी हुई है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।